Hello everyone, a very warm welcome to you all. So today we are going to discuss the topic of fiscal policy and we are going to discuss all the areas that are important for the upcoming UPSC examination. So let's directly dive into the topic. अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है किसी भी कंट्री में वो दो लेवल्स पे होती है. एक तो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है और एक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है. जो फिस्कल पॉलिसी होती है दैट इज द पॉलिसी मेकिंग दैट इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे. एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इट इज द पॉलिसी मेकिंग दैट इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया. तो पॉलिसी मेकिंग एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल एट द लेवल ऑफ द नेशन एज अ होल दो लेवल्स पे होती है. फिस्कल पॉलिसी, the policy that is by the government of the day, and monetary policy that is the policy by the central bank of the day. जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें पता होगा कि किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे एक्सपेंडिचर इनकर करती है. फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड करने के लिए, सैलरी एंड पेंशन पे करने के लिए गवर्नमेंट स्टाफ को, राइट. सो बहुत तरीके के एक्सपेंडिचर इनकर करती है किसी भी नेशन की गवर्नमेंट. वहीं पे रेवेन्यू जो होता है उसके भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के. बहुत तरीक़ों से गवर्नमेंट मनी अर्न करती है. फॉर एग्जांपल टैक्स से, जो भी टैक्स रिसीप्ट होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव करती है, लोन्स भी हो सकते हैं, राइट. So any government of any nation incurs a lot of expenditure and at the same time it has its own sources of revenue. तो ये जो मैनेजमेंट होता है एक्सपेंडिचर का एज वेल एज रेवेन्यू का, इसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. दैट इज द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज नथिंग बट द फिस्कल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री. And the whole idea of the fiscal policy is actually based on the principle of Keynesian economics. So do remember that the whole idea is based on the principles of Keynesian economics. Now when we talk about fiscal policy, we also need to know what is the whole objective of the fiscal policy. तो इस फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट के मेनी फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होते रहे, राइट. प्राइस लेवल स्टेबलाइज हो जाए, ताकि रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज हो जाए, इनइक्वालिटी जो कंट्री में है वो रिड्यूस हो जाए, ग्रोथ रेट मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो जाए, एंड एट द सेम टाइम ये नच भी एक्ट करता है फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग पॉसिबल इन ऑर्डर टू पुश द प्राइवेट सेक्टर. प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है सरकार, रोड्स प्रोवाइड कर रही है, हाईवेज प्रोवाइड कर रही है, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी आए और पार्टिसिपेट करे. सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द फिस्कल पॉलिसी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टूल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी और द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स it is the subsidies that are being provided by the government. It is the transfer payments. Transfer payments simple terms में one sided payment होती है by the government to the people. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, राइट. देन वेलफेयर प्रोग्राम्स इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मेन पर्पस यही होता है या तो हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकें या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें या ट्रांसफ़र पेमेंट या वेलफेयर प्रोग्राम्स. अनदर इंस्ट्रूमेंट of the fiscal policy is the taxation.
अब टैक्सेशन में मेनली डायरेक्ट टैक्स होता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एंड वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑल्सो. एंड दिस टैक्सेशन इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. ये ही रेवेन्यू गवर्नमेंट यूज करती है इन ऑर्डर टू कैरी आउट द वेरियस एक्सपेंडिचर दैट इट हैड प्लान्ड. एंड देन द थर्ड component or the third tool of the fiscal policy is public debt. पब्लिक डेप्थ क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू में मिसमैच होता है. दैट इज एक्सपेंडिचर फार मोर होता है देन द रेवेन्यू दैट इज बीइंग अर्नड बाय द गवर्नमेंट. तो उस केस में इन ऑर्डर टू फाइनेंस द गैप, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का, एंड दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एक्चुअल वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं इनसे. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹10 crore एंड द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज जस्ट 8 crore. तो इसमें जो 2 crore का गैप है गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, राइट? इट कैन बोरो फ्रॉम विद इन द इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया. सो दिस गैप, दिस बोरोइंग इन ऑर्डर टू फाइनेंस द गैप बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, इसी को पब्लिक डेप्थ या पब्लिक बोरोइंग भी बोला जाता है. So these are the tools and the instruments of the fiscal policy. Now, having seen the fiscal policy and the monetary policy, the objectives of the fiscal policy and the tools of fiscal policy, now let's understand the types of fiscal policy. दो मेन तरीके की फिस्कल पॉलिसी होती है. एक तो होती है हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. जो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट यूजुअली फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, एंड यूजुअली एम्प्लॉय होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन. तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? इसमें गवर्नमेंट हेविली एक्सपेंडिचर कैरी आउट करती है और जो एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है वो डोमिनेट करता है ओवर द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल जो भी गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है मैसिवली ऑन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर देती है, एट द सेम टाइम उनके रेवेन्यू के सोर्सेज रिड्यूस कर दिए जाते हैं, जैसे टैक्सेस रिड्यूस हो जाते हैं. सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज एनी पॉलिसी दैट मेनली फोकसेस ऑन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन एंड ये मेनली एम्प्लॉय होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन. इसमें जो एक्सपेंडिचर कॉम्पोनेंट है गवर्नमेंट का वो डोमिनेट करता है, वेयर एज जो रेवेन्यू कॉम्पोनेंट है वो रिड्यूस हो जाता है. जैसे गवर्नमेंट इस टाइम पे टैक्स कट डाउन कर देती है ताकि पीपल एक्सपेंडिचर करें. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा लेती है. इससे क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा लेती है, जब टैक्सेस रिड्यूस हो जाते हैं, जो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड है एक नेशन में वो इंक्रीज हो जाती है. एंड जब भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारी कंट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जो फैक्ट्रीज है वो मोर वर्कर्स को हायर करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी. सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल. मेन फोकस होता है गवर्नमेंट का कि जितना अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, जितने टैक्सेस कट कर सकते हो करो, ताकि जो कंज्यूमर्स है वो डिमांड करे. जैसे ही डिमांड बढ़ेगी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा. प्रोडक्शन के बढ़ने से ज़्यादा लोग हायर होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. बट इसका एक रिस्क होता है कि इट कैन लीड टू इन्फ्लेशन, डू रिमेंबर, एंड ऑल्सो इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट. तो ये जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है इससे दो रिस्क रहते हैं. एक तो कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इसका रिस्क रहता है, दैट इज प्राइसेस कैन राइज. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो सकता है. फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे. अभी इन सिंपल टर्म्स समझ लो ये बोरोइंग्स होती है गवर्नमेंट की, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है और रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का गैप वाइडन होगा जिसके वजह से बोरोइंग्स इंक्रीज हो जाती हैं. तो ये तो थी हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. एंड इससे जो ऑपोजिट होती है वो हमारी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस होती है ना वे. ये वो केस है जहाँ गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सीड करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर सोर्सेस को, राइट?
तो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सोर्सेज एंड ये टिपिकली एम्प्लॉय होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, ओवर हीटेड इकोनॉमी है, वहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉलिसी को एम्प्लॉय किया जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक तरीके से टैक्सेस इंक्रीज कर देती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कट डाउन कर देती है, एंड दिस इज फॉलोड जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। बट इस पॉलिसी का एक रिस्क है कि इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है या इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। और एक और हमारी जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो होती है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। ये टर्म से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है वो एक तरीके से बैलेंस चल रहा है। नाउ let's move to the next topic and understand the difference between the direct taxation and the indirect taxation. When we talk about direct tax कोई भी ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, burden cannot be shifted to another person. Now in order to understand this direct taxation we need to understand one more thing. कोई भी जो टैक्स देना होता है उसमें ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो है वो टैक्स का बर्डन किस पे है एंड अल्टीमेटली वो टैक्स कौन पे कर रहा है गवर्नमेंट को। सो फॉर एनी टैक्स वी सी एट टू थिंग्स कि वो जो टैक्स का बर्डन है वो किस पे लाई कर रहा है, कि किसके पॉकेट से पैसा कट रहा है, एंड द सेकेंड इज अल्टीमेटली वो टैक्स पे कौन कर रहा है, डिपॉजिट कौन कर रहा है गवर्नमेंट को। डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन है जिसके पॉकेट से पैसा जा रहा है एंड जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, दे आर वन एंड द सेम पर्सन। इसका एग्जाम्पल हो सकता है इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपकी इनकम से ही इनकम टैक्स कट रहा है, तो बर्डन आप पे लाई कर रहा है और उसको डिपॉजिट कौन कर रहा है गवर्नमेंट को, आप ही कर रहे हो, पे भी आप ही कर रहे हो। तो दोनों बर्डन एंड पे क्योंकि आप पे लाई कर रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। Whereas when it comes to indirect taxation, तो अगर हम वापस दोनों कंपोनेंट्स की बात करें, ये जो बर्डन था और पे कौन कर रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के केस में ये जो बर्डन है कि किसकी पॉकेट से पैसा जाएगा, दिस कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, बट डिपॉजिट आप ही करते हो सरकार को। लेट्स एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट ओनर की बात करते हैं। जब भी आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे आपने देखा होगा बिल पे जीएसटी इम्पोज होता है। ये जीएसटी पे कौन करता है, जीएसटी कस्टमर पे कर रहा है, बट ये जीएसटी डिपॉजिट कौन कर रहा है गवर्नमेंट को, रेस्टोरेंट ओनर कर रहा है, राइट। बर्डन हमने कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया, रेस्टोरेंट ओनर ने ये बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया, बट अल्टीमेटली रेस्टोरेंट ओनर ही ये पैसे डिपॉजिट कर रहा है गवर्नमेंट को। सो इन द केसेस वेयर द टैक्सेशन बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन, उस चीज़ को हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। So this is the difference between the direct tax and the indirect tax. Now we also need to understand two related terms. The first term is tax incidence and another term is tax impact. अभी हमने दो टर्म्स देखे थे टैक्स से रिलेटेड, एक तो बर्डन और एक पे। तो जब भी हम बात करते हैं बर्डन किस पे लाई कर रहा है, किसके पॉकेट से पैसा जा रहा है, दैट इज टैक्स इंसिडेंस, एंड टैक्स इम्पैक्ट है जो अल्टीमेटली पे कर रहा है गवर्नमेंट को। सो डू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स ऑल्सो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स सिंपली कहते हैं जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती रहती है उस पर हायर टैक्स रेट इम्पोज होता रहता है, उसी को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो ये सिंपली एक टैक्स सिस्टम है जहाँ पे टैक्स रेट इंक्रीज होता रहता है जैसे ही एक इंसान की इनकम इंक्रीज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज अर्निंग ₹5 लाख
हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल अगेन, उस पर सिर्फ 5% टैक्स लग रहा है उसकी इनकम पे, बट द मिनट ही इज अर्निंग 10 लाख तो उस पर 10% टैक्स लगाया जा रहा है। एंड कोई इंसान अगर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है उस पर 30% टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, कि बिकॉज जिनकी हायर इनकम है दे हैव हायर एबिलिटी टू पे, तो उन पे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स इम्पोज किया जाता है। बट ये क्यों फॉलो किया जाता है सिस्टम? व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? इट इज़ द की टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, राइट। एंड ये एक्चुअली फॉलो होता है इन द केस ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स इन केस ऑफ इंडिया, कि as and when the income of a person increases they have to pay higher tax rate over their income. So it is actually followed in India, and इससे income distribution proper हो जाता है, equality ensure हो जाती है, inequality reduce हो जाती है. Now what is regressive tax then? When it comes to regressive tax, it is the opposite of progressive tax. ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जहाँ पे जो टैक्स रेट है वो डिक्रीज होता रहता है एज टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेज. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज अर्निंग 5 लाख रुपीज़, उस पर तो 10% टैक्स इम्पोज कर दिया गया है, बट अ पर्सन हु इज अर्निंग 10 लाख रुपीज़ उसका टैक्स रेट रिड्यूस करके 7% कर दिया गया है. तो हम ये क्या देख रहे हैं रिग्रेसिव टैक्स में, जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है एक पर्सन की, द टैक्स रेट इज रिड्यूस्ड ऑन दैट. अब इसका क्या इम्पैक्ट होएगा अगर इफ अ नेशन फॉलोज रिग्रेसिव टैक्सेशन? तो इनइक्वालिटी आएगी एक नेशन में, राइट. फर्दर इनइक्वालिटी होगी क्योंकि रिच रिचर बनते जाएंगे और पुअर पुअरर होते जाएंगे. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेसिव एंड द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. Then there is one more concept, that is the proportional tax. Now what is proportional tax? Proportional tax simply mean करता है कि जो टैक्स रेट है वो कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ द टैक्स बेस अमाउंट, दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द इनकम ऑफ अ पर्सन. जो टैक्स रेट है वो कांस्टेंट रहता है. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अर्निंग 10,000 और इफ यू आर अर्निंग ₹1 लाख और इफ यू आर अर्निंग 1 करोड़, डजेंट मैटर, सब पे 10% ही टैक्स इम्पोज हो रहा है. तो यहाँ पे 1,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यहाँ 10,000 देने पड़ेंगे, यहाँ 10 लाख देने पड़ेंगे. तो रिगार्डलेस ऑफ द इनकम यू आर अर्निंग, द प्रपोर्शन ऑफ द टैक्स इज फिक्स्ड. एक ही पर्टिकुलर रेट सब पे इम्पोज हो रहा है, दैट इज नोन एज द प्रोपोर्शनल टैक्स, एंड इसको हम फ्लैट टैक्स भी बोलते हैं. नाउ हैविंग सीन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, tax burden, tax incidence, progressive taxation, regressive taxation, and proportional tax, there is one more concept, that is progressive expenditure and regressive expenditure. When it comes to progressive expenditure, ये वो एक्सपेंडिचर है जहाँ पे गवर्नमेंट मेनली बेनिफिट कर रही है पुअर सेक्शंस को और लो इनकम सेक्शंस को. तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुज बेनिफिट्स आर मेनली focus towards a poorer, lower stratas of the society, low income sectors of the society. वहीं पे अगर हम बात करें रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर की, तो ये वो एक्सपेंडिचर है जो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द रिच सेक्शन इन सोसाइटी है उस पर फोकस कर रही है. सो फॉर अ नेशन लाइक इंडिया वी रिक्वायर व्हाट इज नोन एज प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, राइट. क्योंकि एक ऐसा नेशन है हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटा लोअर इनकम ग्रुप में है या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है, राइट. वी हैव अ लॉट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस इन दी सोसाइटी. सो द सिस्टम दैट वी रिक्वायर इन इंडिया इज प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, जहाँ पे गवर्नमेंट लोअर स्टाटस को अपलिफ्ट कर पाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर पाए, राइट. So progressive expenditure is mainly that is focus over the lower status of the society, whereas regressive is the one that focus over the small rich section, the small rich elite section of the society. Now let's ultimately go to the concept of budget. अभी बजट क्या होता है? आपने ये टर्म सुना होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड पॉलिटी यू वुड हैव in article 112 come across the term annual financial statement, right. तो बजट कुछ नहीं होता, ये जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और जो भी रेवेन्यू है उसे एनुअली मैनेज करना, उसके लिए प्रॉपर स्टेटमेंट लाना, उसी चीज़ को हम बजट कहते हैं.
और इसी बजट को रेफर किया जाता है एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 112, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म बजट है वो कहीं भी मेंशन नहीं है. अगर हम बजट को एक सिंपल स्टेटमेंट में देखें, इट इज नथिंग, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड receipts, that is the income of the government, and the expenditure of the government for a particular financial year. आपको पता ही होगा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से 31 मार्च तक होता है. तो किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर की जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट होती है उसी को हम बजट कहते हैं. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बजट? इसका पर्पस होता है कि कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड कर दी जाए टू द पीपल रिगार्डिंग द गवर्नमेंट फाइनेंसेस and also to get a parliamentary approval for the same. As simple as that. Now we need to see the components of budget, but before seeing the components of budget you need to know the difference between two terms, that is the asset and the liabilities. Now what is an asset? Asset reflects a form of ownership, and asset also reflects anything that is going to provide you some future economic benefits. For example, if you own a house or if you own a car, that is an asset for you. तो आप उसे ओन करते हो. फर्दर आप अगर उस हाउस को किसी को लेंड कर देते हो, रेंट आउट कर देते हो, तो वो आपको एक फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ इनकम दे देता है, राइट. सिमिलरली आप कार को ओन करते हो और ये कार आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस कट कर रहा है, इट इज़ बेनिफिटिंग यू, सो इट इज़ एन एसेट फॉर यू. एंड व्हेन इट कम्स टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको फ्यूचर में रीपे करनी है किसी और को. इट्स लाइक अ उधारदारी, राइट. आपने किसी से बोरो करा है, आपको फ्यूचर में रिटर्न करना है, उस चीज़ को हम लाइबिलिटी कहते हैं. यू ओ समथिंग टू सम अदर पर्सन. सो लाइबिलिटी इन सिंपल टर्म्स इज एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट यू नीड टू रीपे ऑन अ फ्यूचर डेट. अब हमने एसेट एंड लाइबिलिटी का डिफरेंस इसलिए समझा है बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, वहाँ पे इन टर्म्स का यूज होगा. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन अ केस ऑफ बजट. जब हम बजट कहते हैं, वी हैव सीन एनी गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर and it earns revenue, right. Now the expenditure of the government can be further bifurcated into two main types: capital expenditure and revenue expenditure. Similarly, the revenue of the government can be bifurcated into capital receipt. रिसीट का मतलब होता है एनीथिंग यू आर रिसीविंग, एंड रेवेन्यू रिसीट. पहले तो आपको समझना है, एक एक्सपेंडिचर साइड है गवर्नमेंट की, एक रेवेन्यू साइड है. एक्सपेंडिचर दो तरीका का है, रेवेन्यू दो तरीके का है, एंड रिसीट इज अ टर्म फॉर एनीथिंग यू आर रिसीविंग. अभी हमने देखे थे मीनिंग ऑफ टू टर्म्स, एसेट एंड लाइबिलिटी, राइट. अब गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करती है और उस एक्सपेंडिचर के इनकर होने से एसेट एंड लाइबिलिटी में अगर फर्क आ रहा है तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. एंड अगर एसेट या लाइबिलिटी पे उस एक्सपेंडिचर का कोई फर्क नहीं आ रहा, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. लेट्स टेक एंड अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है, पैसे स्पेंड कर रही है, एंड उससे रोड्स क्रिएट कर रही है, उससे हाईवेज क्रिएट कर रही है. तो ये जो रोड है ये एक एसेट है, गवर्नमेंट ओन करती है, एंड ये हमारी नेशन को बेनिफिट कर रहा है. तो एनी एक्सपेंडिचर दैट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट और दैट लीड्स टू अ रिडक्शन ऑफ अ लाइबिलिटी, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. कैपिटल वर्ड का ही मीनिंग ये होता है कि एसेट या लाइबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, और रेवेन्यू टर्म का मीनिंग होता है कि एसेट एंड लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो व्हेन इट कम्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा हो रहा है, एंड कैपिटल का मीनिंग है इससे एसेट या लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है, या तो एसेट क्रिएट हो रहा है या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है. सिमिलरली, अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था और गवर्नमेंट उस लोन को रीपे कर रही है, तो व्हेन द गवर्नमेंट इज रीपेइंग दैट लोन, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है
एंड रीपेमेंट ऑफ लोन क्या है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट ऑफ लोन. वहीं पे अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो वहाँ पे सरकार का खर्चा ज़रूर हो रहा है, बट उससे ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है. तो इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, जो सैलरीज गवर्नमेंट पे करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जो पेंशन्स पे की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, जैसे सब्सिडीज़ हो गई, राइट, एलपीजी पे जो सब्सिडीज़ हो गई, या डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है बाय द गवर्नमेंट, या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई भी लोन लिया हुआ था, बट उस लोन पे अदर देन द प्रिंसिपल अमाउंट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी रीपे करना होता है, राइट. अगर कोई भी लोन लिया जाता है, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एनी लोन, यू हैव टू रीपे द लोन प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑल्सो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट. तो वो जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट होता है ना, जस्ट द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट, इट इज़ ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उस इंटरेस्ट की पेमेंट से आपका ओवरऑल लोन नहीं रिड्यूस हो रहा, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट पे करने पे ही रिड्यूस होगा, राइट. सो रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रेवेन्यू रिसीट एंड द कैपिटल रिसीट, अभी हमने देखा रिसीट का मतलब है गवर्नमेंट इज रिसीविंग समथिंग, एंड रेवेन्यू रिसीट टर्म से समझ जाओ, ना एसेट इम्पैक्ट होगा ना कोई लाइबिलिटी इम्पैक्ट होगी. तो रेवेन्यू रिसीट के फर्दर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज द टैक्स रेवेन्यू एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू भी फर्दर डिवाइड हो सकता है. अभी हमने पढ़े थे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट. तो जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है. तो रेवेन्यू रिसीट कोई भी रिसीट है, कोई भी रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है, बट उससे एसेट या लाइबिलिटी इंपैक्ट नहीं हो रही है. तो जब गवर्नमेंट टैक्स रिसीव करता है तो उससे ना कोई एसेट इंपैक्ट हो रहा है ना कोई लाइबिलिटी इंपैक्ट हो रही है, राइट. वैसे ही नॉन टैक्स रेवेन्यू के एग्जाम्पल हो गए कोई भी फीस या फाइन्स या ग्रांट्स जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है. सो डू रिमेंबर रेवेन्यू रिसीट कैन बी बाइफरकेटेड इनटू टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट. टैक्स रिसीट फर्दर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो हम समझ चुके हैं. जो नॉन टैक्स रिसीट है वो एनीथिंग है दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द टैक्स एंड इट इज नॉट इम्पैक्टिंग एसेट एंड लाइबिलिटी, जिसमें हमारे फाइन्स हो गए, फीस हो गए, एंड इनफैक्ट जो भी डिविडेंड्स रिसीव हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से वो आ जाएंगे, ग्रांट्स आ जाएंगे. और अगर हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की, तो अगेन ये वो रिसीट्स हैं जो रिड्यूस कर देते हैं एसेट को या क्रिएट कर देते हैं लाइबिलिटी. तो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लोन, व्हेन एवर अ गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लोन इट इज़ रिसीविंग द अमाउंट, तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू में से ये रेवेन्यू है. एंड क्योंकि गवर्नमेंट जब लोन ले रही है उनके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, उनको फ्यूचर में ये लोन रीपे करना है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग द एसेट एंड द लाइबिलिटी. या तो एसेट इम्पैक्ट हो या लाइबिलिटी इम्पैक्ट हो, वो कैपिटल का पार्ट हो जाएगा. Similarly, if we look at the concept of disinvestment, you would have come across this concept a number of times in the newspaper. तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो अपने एसेट्स सेल कर रही होती है. तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, व्हेनेवर यू आर सेलिंग योर एसेट तो आपको रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, एट द सेम टाइम आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है. सो दैट इज द आइडिया ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट. तो आई थिंक द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट of the difference between the capital and the revenue would be clear. आप इन चारों टर्म्स को अच्छे से समझ गए होंगे. Now let's try to recall certain questions. I will write 5 questions here. Try to answer them. You can answer them in the comment box also, and we will cover the remaining topics in the next class. So the first question is, what do you understand by tax incidence and tax burden? Give me 2 examples of indirect tax. What do you understand by
a transfer payment and give two examples of the same. What does Article 112 actually state? The ones who have actually studied polity thoroughly would be able to answer this particular question. And the next question is, what do you mean by progressive expenditure? Try to answer these 5 questions, and if you were able to answer all the 5, that means आपने क्लास बहुत अच्छी तरीके से सुनी है. And that is all for today. Thank you so much.